Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in Samajik Vigyan. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में पाठ योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिनांक में हमने लिखा हुआ है 1 मई 2021। इसका मतलब यह है कि हमने यह पाठ्य योजना 1 मई 2021 को बनाई है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। इसका मतलब यह है कि यह सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना आप 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के लिए भी ये बना सकते हैं। आप ये सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए भी बना सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक विज्ञान भूगोल में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चक्र में हमने लिखा हुआ है सेकंड। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के लिए जो भी समय आपको दिया जाता है उसी समय को, उसी पीरियड को, उसी टाइम को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। यहाँ पे हमारा प्रकरण है पर्यावरण। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम समान उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम समान उद्देश्य में लिखते हैं। समान उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे समान उद्देश्य के बारे में यह देना चाहूँगी। जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ योजना बना रहे हैं तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ योजना में यही समान उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। समान उद्देश्य में यहाँ पे हमारा समान उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके पर्यावरण का अर्थ व कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में है छात्रों को जीवन में पर्यावरण के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को पर्यावरण और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को पर्यावरण के यहाँ पे के होगा छात्रों को पर्यावरण के प्रकारों के बारे में जानकारी देना है। पांचवा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पांचवा पॉइंट समान उद्देश्य में है छात्रों को पर्यावरण के उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं।
ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को पर्यावरण के अर्थ का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को पर्यावरण के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को पर्यावरण की कार्यप्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को पर्यावरण के महत्व को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को पर्यावरण के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को पर्यावरण के आकार के बारे में प्रत्याशमन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक आप बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। सहायक सामग्री के बारे में आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप बीएड कर रहे हो और बीएड के एग्ज़ाम देने जाते हो तो अक्सर बीएड के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक सामग्री क्या होती है, सहायक सामग्री के बारे में बताइए और इसके बारे में विस्तार से आप एक्सप्लेन करिए। तो आप अगर बीएड कर रहे हो और बीएड के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, छात्र पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ऐसा आप पूर्व ज्ञान में एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए प्रश्नों के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो छात्र आंसर देते हैं सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी ग्रह पर जीवन पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी पर जल, भूमि, पहाड़, नदियां, हवा, प्रकाश आदि पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पृथ्वी पर चारों तरफ पाए जाने वाले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी पर चारों तरफ पाए जाने वाले गैसीय आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है? तो छात्र आंसर देते हैं छात्र अनुत्तरित समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप एक लाइन लिख सकते हो, बच्चों आज हम पर्यावरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप जिस टॉपिक की व्याख्या करेंगे उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह मानी जाती है, क्योंकि सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर ऐसा पर्यावरण
पाया जाता है जो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं पेड़ पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर से तथा आवरण का अर्थ होता है कि ढका हुआ या घिरा हुआ, अर्थात हमारे चारों ओर से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे मुख्य बिंदु पृथ्वी सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह मानी जाती है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीव जंतु प्राणी सभी इस ग्रह पर रहते हैं। चौथा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण पर्यावरण। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो छात्र आंसर देते हैं पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है परि का अर्थ क्या होता है, तो छात्र आंसर देते हैं परि का अर्थ होता है चारों ओर से। बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए हम फिर से उसी सब सारी प्रोसेस को दोहराएंगे। व्याख्या करने के लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में हम जिस टॉपिक की व्याख्या कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। इस कॉलम में हम व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखते हैं। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। पर्यावरण के विभिन्न अंगों को पर्यावरण के कारक कहा जाता है। पर्यावरण के सभी अंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः 2 हैं। पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा मानव निर्मित कारक। प्राकृतिक कारक से संबंधित कारकों के अंगों को जैसे भौगोलिक स्थिति, समुद्र, झील, पर्वत आदि प्राकृतिक कारक को प्रभावित करते हैं। मानव निर्मित कारकों में प्राकृतिक कारकों को मानव अपने उपयोग में लाकर मानव निर्मित कारकों का निर्माण करता है, जैसे विद्युत परिवहन साधन, कारखाने, सामाजिक व्यवस्थाएं इत्यादि, जिसका प्राकृतिक कारकों से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संबंध होता है। व्याख्या करने के बाद हम श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला प्राकृतिक कारक, भूमि, जलवायु, समुद्र, पर्वत आदि। दूसरा मानव कारक,
परिवहन, कारखाने, सामाजिक व्यवस्थाएं। व्याख्या करने के बाद हम छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो अब हम छात्रों से प्रश्न करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन छात्रों से है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक मानवकृत कारक और प्राकृतिक कारक हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, प्राकृतिक से संबंधित कारकों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, प्राकृतिक से संबंधित कारकों को प्राकृतिक कारक की श्रेणी में रखा जाता है। छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम छात्रों को गृहकार्य देंगे। गृहकार्य के रूप में हम छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप सभी पर्यावरण का अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर लाइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके आप बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दे रखी है, ड्राइव लिंक, ट्यूटर लिंक और ब्लॉगर लिंक। तीनों लिंक्स में किसी भी लिंक को आप ओपन करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना को ओपन करने के बाद या देखने के बाद जो भी आपको दिक्कत होती है या जो भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप मुझे डायरेक्ट मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।